करंसी को देख लीजिए, एक्सपोर्ट को देख लीजिए, भारत के या GDP को देख लीजिए, कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अब भारत हो रहा है इसलिए कि यहाँ का मीडिया भी प्रेशर की वजह से या किसी वजह से भारत की असल तस्वीर नहीं बता पाता है। तो जब ये पाकिस्तान अलग हुआ या आज़ाद हुआ तो उस वक्त फिर आपका खानदान क्यों नहीं आया, उस वक्त आ जाना चाहिए था? हाँ, वो उस वक्त असल में ये था कि हम लोग ज़मींदार थे और नॉर्थ बिहार में हमारी काफ़ी ज़मीन थी, तो वो एक गलत फैसला था हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से। मेरे वालिद तो नहीं चाहते थे, लेकिन जो मेरी नानिहाल थी बहुत मजबूत थी, रखते हैं। लेकिन ये उन्होंने गलत कदम उठाया, ये उनकी मजबूरी है। जब कोई मैटर हिंदू मीडिया को नहीं मिला या सेकुलर मीडिया को नहीं मिला, तो फिर उन्होंने कुछ लोग खड़े किए कि ये आदमी पैसे लेकर भागा होगा या बैंक फ्रॉड कर रहा होगा। ऐसा ये तो होता है। आप जब ज़ातियात पर हमले करते हैं तो उसकी वजह यह है कि आपके पास दलाइल नहीं है। लेकिन वहीं का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है ब्रजेश वशिष्ठ, उसने बाकायदा अपनी हुकूमत को, मोदी सरकार, अपोजिशन को, सबको कहा कि जिस शख्स का ये प्रोफाइल है, अगर वो अपने आप को कैपिटल में अनसेफ समझता है तो ये हमारे लिए सोच का विषय है, हमारे लिए हमारा फिक्र है। ऐसा क्यों है और क्या वो अकेला है? ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ हसनैन साहब हैं जो कि कुछ अर्सा आपको याद होगा इंडिया से आए थे पाकिस्तान, और काफ़ी दिन के बाद आज इनसे रब्ता हुआ। बहुत सारे आप सब भी जानना चाहते थे कि हसनैन साहब अपने बेटे के साथ आए थे तो उनका क्या हुआ, कहाँ है। तो आज मेरे साथ प्रेस क्लब में मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इतने अर्से तक कहाँ रहे और पाकिस्तान स्टे में इनको कितना मुश्किलात पेश आ रही हैं या इनको लग रहा है कि पाकिस्तान में इनका क़याम बेहतर अंदाज में हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो सिचुएशन बताई थी उस वक्त कि इंडिया में ऐसे हालात हो गए थे जिसकी वजह से इनको अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आना पड़ा। हसन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आज अल्लाह का शुक्र है कि मुलाकात हो गई, और वो भी ऐसा कि मुझे यकीन भी नहीं था कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि आज कांटेक्ट किया जाए और मुलाकात की जाए? असल में मेरी ख्वाहिश ये थी कि जिन सहाफ़ी अफराद की कोशिशों की वजह से, जिन्होंने हमारे मामले में दिलचस्पी ली थी, हमारा मामला यहाँ तक पहुँचा है, खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा किया जाए, ईद की मुबारकबाद भी दी जाए और उनको दावत भी दी जाए कि वो अब हमें जहाँ चाहें वहाँ बुला सकते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ। असल में हम पिछले 7 महीने से एक ही होम में ही हैं। शुरू में मुझ पर कुछ पाबंदियाँ थी, उस पर मेरे बेटे पर ये मुमकिन आवाज़, ये पाबंदियाँ तो देखिए होती हैं, होनी चाहिए। जिन हालात में हम पाकिस्तान में आए, एजेंसियों के लिए ज़रूरी था कि वो हमारी तफ्तीश करती, लेकिन दौरान तफ्तीश उनका रवैया मेरे साथ काबिल रश्क तक बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया, बहुत हमदर्दी का इज़हार किया। सवाल उन्होंने सब किए, उनको करना भी चाहिए और भी आगे करना चाहेंगे तो वो करेंगे। मैंने तो बहुत ही ओपन हार्टेडली ये बात उनके सामने रखी है कि देखिए, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, सिर्फ पॉलिटिकल असाइलम नहीं चाहता, मुस्तकिल शहरियत चाहता हूँ। उसके लिए वो जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे, मुनासिब करेंगे। एजेंसीज ही मुल्क को चलाती हैं और पाकिस्तान के मखसूस हालात में तो उनका रोल बड़ा अहम है। बहरहाल कई एजेंसियों ने मुझसे रब्ते किए, मेरा इंटरव्यू किया और मुझे लगा कि ये बड़ी हद तक उन्हें इत्मीनान हो गया है। 3-3.5 महीने की पाबंदियों के बाद फिर मुझे अब बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई है और मैं फ़ोन भी कर सकता हूँ, फ़ोन भी कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपने बेटे के लिए, खुद अपने लिए कोई इंगेजमेंट भी ढूंढ रहा हूँ कि कोई काम मिल जाए। हालांकि ईदी वालों ने मुझे मुस्तकिल तौर पर अपना मेहमान कबूल किया हुआ है। अच्छा। और वो कहते हैं कि भाई जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता आप हमारे साथ रहें, बेफिक्र हो गए। यानी कि आपकी रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त ईदी सेंटर के पास है? जी जी। और 7 महीने से आप वहीं रह रहे हैं? जी जी। और गवर्नमेंट से आपने अप्लाई किया है कि आपको असाइलम मिले, मुस्तकिल यहाँ पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? मैंने UNHCR एक इदारा है इस्लामाबाद में, अक़वाम मुत्तहिदा का, जो असाइलम को देखता है, तो वहाँ मैंने अपनी दरख्वास्त लगाई हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी मैंने अपनी दरख्वास्त वगैरह रखी है। शहर की कई मुख्तलिफ हस्तियाँ वो मेरे मामले को फॉलो अप कर रही हैं और कई वकील भी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह देर सवेर ये काम हो जाएगा
अब तक मैं बहुत मुतमईन हूँ। ये मेरे ख्वाबों का मुल्क है और जितना परेशान होकर के मैं वहाँ से आया था वो परेशानी बहुत बड़ी हद तक दूर हो चुकी है। जो परेशानियाँ मुझ पर हैं वो बहुत कम से कम हैं, मैं समझता हूँ। मैं तो इकबालिया मुजरिम हूँ कि मैं आपके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ हूँ। यू कैन ट्राई मी, यू कैन सेंड मी टू जेल, है कि नहीं? लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ अभी भी। बहुत अच्छा रवैया रहा है, मेरी बड़ी इज्जत है आप लोगों की दुआ से। मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ नरमी का मामला किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत से मैंने ऑलरेडी दरख्वास्त कर रखी है कि जहाँ 25 करोड़ इंसानों का आप बोझ उठा रहे हैं उनको और बर्दाश्त करना। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस फिलहाल नहीं आया? देखिए, तहरीरी तौर पर तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छा, लेकिन रवैये से ऐसा ही लगता है। ये फिलहाल आपको स्टे दे दिया उन्होंने कि आप रहें? हाँ, कि आपको जेल नहीं भेज रही, आपको कोई और सख्ती आपके ऊपर नहीं है? सख्ती तो किसी भी तरह की मुश्किल थी कि फ़ोन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अब फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राब्ते कर सकते हैं, बाहर आप शहर निकल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। जिन दिनों हम पर बाहर निकलने की पाबंदियाँ थी उन दिनों भी हमारे साथ सख्ती कोई नहीं थी। भाई ये था कि साहब चूँकि वो शहर के अंडर हालात ऐसे इन्वेस्टिगेशन थे, है। भाई उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का भी हवाला नहीं दिया। अच्छा अच्छा, 19 दिनों कुछ मर्डर्स वगैरह हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपकी सेफ्टी के लिए हम ज़रूरी समझते हैं कि आप बाहर निकलें। मैंने कहा आप ज़रूरी समझते हैं, इतना ही काफ़ी है, जी यू नीड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू मी। ठीक है। आपने कह दिया कि भाई आप ज़रूरी समझते हैं कि हम बाहर ना निकले, जब कभी आप जो भी हुक्म साबित करेंगे हमने नहीं कहा। अच्छा हसनैन साहब, आपने जब हम यहाँ आए जी तो बहुत सारे बल्कि बहुत सारे नहीं, चंद लोग मिले आपको, जिस तरह सहाफ़ी थे, जी जी। तो उन्होंने आपसे ये कहा कि यहाँ से देखें पाकिस्तान से लोग इंडिया जाना चाहते हैं और इंडिया से आप पाकिस्तान आ गए, जी, तो आप क्या समझते हैं, उनके सवाल में दम है या आपका इस सवाल के ऊपर खुल के पब्लिक अगर जो जानना चाहे उसमें क्या जवाब है आपका? देखिए, पाकिस्तान के हालात मुश्किल हैं, इसका मुझे पहले से पता था। जर्नलिस्ट हूँ, कम से कम 6 मुल्कों के बारे में, नेपाल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, 5-6 मुल्कों के बारे में, इनके हालात के बारे में मुझे पता है। तो पाकिस्तान के मुश्किल हालात मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं। और कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा है, ये प्रॉब्लम जो है वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहा है। एक ज़माने में बम्बई बहुत डिस्टर्ब हुआ करता था, क्योंकि लोग बम्बई में रहते थे। दिल्ली के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, कभी किसी भी ज़माने में बहुत अच्छे नहीं हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। आप अगर रेटिंग देखेंगे इंटरनेशनल तो आपको मालूम हो जाएगा। कराची के हालात पिछले कुछ बरसों में सुधरे हैं, मुझे ऐसा लगता है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। हालांकि इधर थोड़ा सा फिर थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन कुल मिलाकर कराची के हालात पहले से बेहतर हैं। और जहाँ तक मुश्किलात की बात है तो मुश्किलात हैं, लेकिन जिस परेशानी के लिए मैं आया था वो हमारी मजहबी टोका टाकी थी, हर बात पर जलील करना, हर बात पर परेशान करना, तो वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं है। रहा ये सवाल कि लोग यहाँ से इंडिया जाना चाहते हैं, तो वो उनकी कम इल्मी है, क्योंकि आप पाकिस्तान भारत के बारे में कोई बात किस तरह जान सकते हैं? या तो आपको मीडिया बताए तो आप जान सकते हैं, या आपने भारत में एक लंबा वक्त गुजारा हो, बहुत बड़ा मुल्क है, तो आप जान सकते हैं। उसके अलावा तो सब प्रोपेगेंडा होता है। और जहाँ तक प्रोपेगेंडा की लड़ाई का ताल्लुक़ है, तो हम पाकिस्तानियों को खुले दिल से ये मानना चाहिए कि भारत तो बहुत आगे है, वो तो कुछ भी साबित कर देते हैं। आप देखिए ना, पूरे पाकिस्तान के लोग आइडियल के तौर पर इंडिया को देख रहे हैं, चाइना को नहीं देख रहे, जहाँ से आप जिंदा हैं। जी जी, उधर आपका ध्यान ही नहीं है। जिसकी सपोर्ट की वजह से सिस्टम जिसकी चल रहा है। सपोर्ट से आप चल रहे हैं जी, उसकी बात नहीं करते। और चाइना के सामने भारत की क्या हैसियत है, आपने कभी सोचा है? करेंसी को देख लीजिए, एक्सपोर्ट को देख लीजिए, भारत के या जीडीपी को देख लीजिए, कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अब भारत हो रहा है, इसलिए कि यहाँ का मीडिया भी प्रेशर की वजह से या किसी वजह से भारत की असल तस्वीर नहीं बता पाता है। तो आप जब यहाँ पे आए, आपको पता है कि इंडियन मीडिया ने भी आपके ख़िलाफ़ ही रिपोर्टिंग की, आपने खुद देखा भी होगा, और कुछ लोगों ने आपसे रब्ता भी किया होगा, तो आप उस बात के ऊपर क्या जवाब देंगे कि लोग आपको आपके इस अमल को ठीक नहीं समझ रहे, खासतौर पर इंडियन, कि वहाँ कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी आपके लिए, आप खुद ही चले आए? देखिए, मैं कहने को तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान से जो लाखों लोग जा रहे हैं,
हर साल लाखों की तादाद में जो बाहर जा रहे हैं और वो मुसलमान नहीं हैं, वो हिंदू हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर मुल्क में कोई मसला ही नहीं है तो वो क्यों जा रहे हैं? दूसरी तरफ मैं अकेला मुसलमान नहीं हूँ, ये बात सही है कि मैं इस रास्ते से आने वाला पहला मुसलमान हूँ, लेकिन मैं पहला मुसलमान नहीं हूँ। बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं जो टर्की की तरफ जा रहे हैं, अज़रबैजान की तरफ जा रहे हैं, मलेशिया में जा रहे हैं, इंडोनेशिया में जा रहे हैं, या कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जिसकी जो माली हैसियत है। अनफॉर्चुनेटली मेरी माली हैसियत वैसे नहीं थी, तो मेरे पास पाकिस्तान का ही ऑप्शन लेके के बचा था। और फिर पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क है जहाँ जाकर मैं ये कह सकूँ कि साहब आपको बनाने में हमारा भी रोल है, क्या बनाए? कौन सा ऐसा मुल्क है? हम कह तो सकते हैं ना जी, हाँ बिल्कुल। आप कितनी मेहरबानी करेंगे, कितनी सख्ती करेंगे, वो एक अलग बात है। जी। लेकिन हम कह तो सकते हैं ना कि जी। हुजूर वाला आपके मुल्क की तख्लीक में कुछ हमारा भी नहीं, बिल्कुल। जो यहाँ पर खास तौर पर हिजरत करके आए तो आज बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हम बानियान पाकिस्तान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, हम उनकी औलादों में से हैं। यकीनी बात है आपके लिए भी काबिल फ़ख्र बात होगी। आपको हैरानी होगी कि जिना साहब का एक जलसा था कायदे आज़म का, आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। हम उस शहर, मैं तो नहीं था, मेरी बड़ी बहन थी और मेरी वालदा थी, मेरे वालिद थे। पता चला कि जिना साहब आ रहे हैं, वहाँ चले गए तकरीर सुनने के लिए। वहाँ उनकी टोपी लेकर के कुछ लोग चंदा दे रहे थे। हमारा ख़ानदान सफ़र में था, मेरी वालदा ने अपना झुमका दिया। अच्छा जी, मतलब आप पैसे नहीं थे। ये आपको मतलब ये घर वाले फैमिली के लोग बताते थे कि मेरी वालदा ने जब ये बताया। पाकिस्तान की तहरीक शुरू हो रही थी जी जी, तो उस वक्त मतलब जो भी जमा पूंजी थी, जिसके हाथ में जो था वो हाँ अपना वो लोग हिस्सा दे डालता रहे थे। रहा। कोई 1 रुपया, कोई उस ज़माने में 1 रुपये की बड़ी कीमत थी। जी, तो हमारी वालदा कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे और हमें वहाँ पे रुकना था, वो कुछ ट्रेनों का मसला था, तो उसकी वजह से रुकना था। तो 2 झुमकियाँ थी उनके पास, पता चला कि जलसा हो रहा है तो वहाँ उन्होंने पहुंचे। एक दे दी। तो जब ये पाकिस्तान अलग हुआ या आज़ाद हुआ तो उस वक्त फिर आपका खानदान क्यों नहीं आया? उस वक्त आ जाना चाहिए था। हाँ, वो उस वक्त असल में ये था कि हम लोग ज़मींदार थे और नॉर्थ बिहार में हमारी काफ़ी ज़मीन थी, तो वो एक गलत फैसला था हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से। मेरे वालिद तो नहीं चाहते थे, लेकिन जो मेरी नानिहाल थी बहुत मजबूत थी और मेरी वालदा जो है वो ज़ाहिर खिंचती थी उधर, तो इनका पूरा ख़ानदान था। जो मेरा दादिहाल है वो बहुत छोटा है, मेरे वालिद के ना भाई है ना बहन है। अच्छा। तो इस वजह से वो फैसला नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन है, तुम्हें क्या परेशानी है। लेकिन उसके बाद भारत में एक ज़मींदारी कानून बना और वो सारी ज़मीन चली गई। उसके बाद जब ये जी, पार्टीशन हो गया था। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान आए तो आज भी बताते हैं वहाँ लैंडलॉर्ड थे, सब कुछ था, लेकिन यहाँ आए तो ज़ीरो पे आगे खड़े हुए, फिर नए सिरे से मेहनत करनी पड़ी और फिर अपना मकाम बनाया, अपना सब कुछ किया। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अब मैं वहाँ से आया हूँ, 50 साल दिल्ली में रह कर, मेरे पास कुछ तो होगा। मैंने वो तफसील बिल्कुल भी नहीं दी है यहाँ के लोगों को जिसका ताल्लुक़ मालियात से है। जी, मैंने बताया मेरा अखबार है, मैंने बताया मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं, नेट पे चले गए। मैंने बताया कि 2 इलेक्शन मैंने असेंबली के भी लड़े हैं, इंटरनेट से कन्फर्मेशन हो सकती है। लेकिन मैं साबित जायदाद भी तो होगा ना कुछ तो होगा हमारे पास, बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो होगा। जी, लेकिन जब यहाँ आए तो ज़ाहिर सब खत्म। अब मैं ज़ीरो पर हूँ। ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करनी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तसल्ली इस बात की है कि अपने घरों में हूँ और यहाँ पे बहुत मसाइल हैं, लेकिन वो मसला नहीं है जिसकी वजह से मैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद वहाँ के जो लोगों ने एक लहर दी, एक गुफ्तगू की, आपने खुद ही बताया कि उस जगह पर भी गए मीडिया वाले जहाँ आप रिहाइश पजीर थे, तो उस वक्त आपके क्या सेंटीमेंट थे, आपके जज्बात क्या थे, फीलिंग क्या थी जब आपके बारे में दुनिया को बता रहा था मीडिया, और अब क्या कहते हैं, उनको पैगाम क्या देंगे? देखिए, हिंदुस्तान की आबादी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। एक मुसलमान मेरे इस कदम को कभी सही ठहरा सकता है? कोई भी मुसलमान मीडिया का कितना ही ताकतवर शख्स हो, वो आकर ये नहीं कह सकता। वो ये तो कहेगा, और कहा है लोगों ने, हसनैन साहब बहुत खड़े होते, वो यहाँ पे अखबार चलाते हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, बारीक नज़र है, मामला की सूझ बूझ रखते हैं, लेकिन ये उन्होंने गलत कदम उठाया, ये उनकी मजबूरी है। जब कोई मैटर हिंदू मीडिया को नहीं मिला या सेकुलर मीडिया को नहीं मिला,
तो फिर उन्होंने कुछ लोग खड़े किए कि ये आदमी पैसे लेकर भागा होगा या बैंक फ्रॉड कर रहा होगा, ऐसा ये तो होता है। आप जब ज़ातियात पर हमले करते हैं तो उसकी वजह यह है कि आपके पास दलाल नहीं है। लेकिन वहीं का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है ब्रजेश वशिष्ठ, उसने बाकायदा अपनी हुकूमत को, मोदी सरकार, अपोजिशन को, सबको कहा कि जिस शख्स का ये प्रोफाइल है, अगर वो अपने आप को कैपिटल में अनसेफ समझता है तो ये हमारे लिए सोच का विषय है, ये हमारे लिए बहुत फिक्र है कि ऐसा क्यों है और क्या वो अकेला है? ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये देश छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें भी मालूम है। लेकिन ये कि RSS बीजेपी मोदी सरकार ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अब इनके सामने राहुल गांधी की कोई नहीं सुन रहा, तो बताइए आपकी हमारी कौन सी? राहुल गांधी जो कि कांग्रेस का चीफ है, अगर उसकी नहीं सुने तो मैं किसी और की कौन सुन? हसनैन साहब, आपको अपने उस घर की दरवाजे की, इलाके की बहुत सारी चीज़ों को याद तो आती होगी कि सब कुछ छोड़ा, जहाँ पे 2 दिन आदमी रहता है तो वहाँ तो आपको पता है उसकी उसके साथ मैं ज़्यादा 70 साल का हो गया हूँ। आप सोचो मेरी ज़िंदगी में मुश्किल से 1 साल 2 साल एक एक लम्हे के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कल मेरी आखिरी सांस, मैं नहीं कह सकता ना। जहाँ मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ मेरा करियर है, मिशन है, जहाँ मेरी इज्जत है, सब कुछ सिफर हो जाता है ना आपको छोड़ के। ये एक दुश्मन मुल्क है वहाँ के लिए, वो तो ऐसा ही समझता है। जी जी, ठीक है, वो एक दुश्मन बिल्कुल। ये तो आप और मैं नहीं कह सकते, दुनिया ही मानती है इस तरह। ठीक है, तो वहाँ तो मेरी सारी चीज़ें मिट्टी में मिल गई। ये फैसला मैंने अचानक कर लिया, लेकिन भूल नहीं सकता। कोई भी आदमी जब अपनी मिट्टी से अलग होता है तो उसे भूलता नहीं है, उसकी याद तो आती है। मेरे सारे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, याद तो आती है। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आपको तवक्को है तो उम्मीद है कि मैंने मेरी दरख्वास्त की है, उम्मीद भी करता हूँ कि whatever their political affiliations, they will accept my interest and they will grant the citizenship of this country. इंशाल्लाह चलें, अल्लाह ताला आपके मसाइल कंट्रोल करे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुश्किल वक्त ज़ाहिर है आपने गुजारा और यहाँ पर भी आपके काफ़ी टाइम तक मुश्किल भी रहे, लेकिन ये कि अब आपको उम्मीद है कि हालात आगे बेहतर होंगे। लेकिन ये कि एजेंसीज़ ने, इदारों ने जांच की, मालूमात ली, तसल्ली की, अब कदरे पहले की निस्बत इनको कुछ आज़ादी है, लेकिन ये कि ऑफिशियल कोई स्टेटस फिल नहीं दिया गया है कि आप आज़ादी से आप मुँह हो सकते हैं, आप आज़ादी से किसी भी ये जगह भी जा सकते हैं। जो उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, ये उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात के पेश है, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन आने वाले दिन में हालात बेहतर हो सकते हैं और उम्मीद है कि आपके बेटे भी आपके साथ हैं, आप भी, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे आपको। जो मज़ीद चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपसे राब्ते में आप जुड़ गए, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया, तो रब्ता रहेगा सर। थैंक यू।